जनता को जिस बात का इंतज़ार था कि चेयरमैन साहब का इंटरव्यू कब आएगा, तो चेयरमैन साहब का इंटरव्यू क्यों नहीं लेता, चेयरमैन साहब इंटरव्यू क्यों नहीं देते। बहुत सारी मामले होते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके चलते समय और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आज किरतपुर के चेयरमैन अब्दुल मन्नान आपके साथ हैं और हसन अली चौधरी जो हैं, उन्होंने जो रीट डाली है उस पर वो क्या कहना चाहते हैं, तो आइए उन्हीं से सुनते हैं। सबसे पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम और आदाब। जी फराज भाई, आपका सवाल ये है कि हसन अली भाई ने जो रीट डाली है उसके बारे में मुझे क्या कहना है। हसन अली भाई जो हैं एडवोकेट हैं, वो उसमें पैरोकार हैं जो उस रीट की पैरवी कर रहे हैं। ये रीट इन्होंने चुनाव से पहले डाली थी, जब इलेक्शन का परिसीमन चेंज हुआ था दोबारा, क्योंकि सारे शहर को और सब लोगों को पता है जो पहला वाला नोटिफिकेशन सरकार का जारी हुआ था, उस नोटिफिकेशन में हमारे शहर किरतपुर की सीट रिज़र्व हो गई थी। लेकिन उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद में चुनाव स्टे कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ लगा होगा हाई कोर्ट को कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है और ट्रिपल टेस्ट जो ओबीसी का आरक्षण है वो ठीक से प्रॉपर नहीं हुआ। तो प्रॉपर तरीके से उसको आरक्षण को कराने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इसमें 1 महीने में या 1.5 महीने में ट्रिपल टेस्ट कराइए और आरक्षण करा के ओबीसी का आरक्षण पूरा देने के बाद में चुनाव कराइए। उसके खिलाफ सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक रिट दी कि हमें 1 महीना 1.5 महीने का समय कम है, हमारा टाइम बढ़ाया जाए और इसमें आयोग भी गठित करना है। आयोग गठित करके तब यह ट्रिपल टेस्ट का आरक्षण लागू किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर पास कर दिया कि भाई 3 या 4 महीने का टाइम जो समथिंग रखा था कि उस टाइम के अंदर अंदर आप ट्रिपल टेस्ट कराइए और ओबीसी का आरक्षण पूरे तरीके से देना और ओबीसी का आरक्षण देने के बाद में आप चुनाव कराइए। और इस तरीके से पैनल बनाइए जो जांच समिति होती है। तो जांच समिति बनी बाकायदा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी और राज्य सरकार ने वो समिति बनाई, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो एक न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट में रिटायर्ड, जो उसके अध्यक्ष बने चेयरमैन बने, सब ने प्रॉपर तरीके से काम किया, सारी मशीनरी ने प्रॉपर काम किया है। उसके बाद में दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ जब ओबीसी का पूरा आरक्षण तरीके से दिया गया, ओबीसी का भी पूरा दिया गया और एससी का भी पूरा दिया गया। आरक्षण पूरा होने के बाद में वो रिपोर्ट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सबमिट करी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट करा, मान लिया और मानने के बाद में चुनाव के आदेश दिए। उसी के हिसाब से सरकार ने फिर दूसरा नोटिफिकेशन जब जारी किया तो शहर किरतपुर की जो सीट थी, जो रिज़र्व थी, वो जर्नल कैटेगरी में कर दी गई। जर्नल में हो गई, सरकार ने करी तो सब ने अपना अपना हाथ उसमें आजमाया। बहुत सारे लोग चुनाव लड़े, मैं भी लड़ा, मैं ओबीसी से बैकवर्ड से आता हूँ। जनरल कास्ट में मुदस्सिर जमा खान कांग्रेस के प्रत्याशी ने लड़ा और इसी में तीसरा जो बीजेपी का प्रत्याशी जो एससी कास्ट के हैं, अंकित चौधरी के पिताजी जो देवेंद्र अंकल हैं गैस एजेंसी वाले, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, उन्होंने भी नामांकन भरा और चुनाव भाजपा की तरफ से एससी कास्ट के लोगों ने ही लड़ा। जो उनके प्रत्याशी भाजपा के थे वो एससी कास्ट के हैं। तो तीनों और भी लोग थे, सब ने अपना अपना मुकद्दर आजमाया। पब्लिक ने जिसे चुना वो आपके सामने बैठा हूँ, अल्लाह का शुक्र है तीसरी बार मैं चेयरमैन बना हूँ। तो इसमें मेरा करने का तो कोई काम है नहीं, या पर्सनल सिंगल किसी का करने का काम नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सरकार के खिलाफ और सरकार के फेवर में। सरकार ने आयोग बनाया, आयोग ने गठित करके पूरी जो भी जांच करी, जांच समिति ने पूरा काम करके सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान के चुनाव करा दिया। चुनाव जीतने के बाद मैं अपने घर बैठा हूँ। तो ये इसके बाद में इन लोगों ने ये रीट डाली कि ये सीट जो है एससी फिर दोबारा कर दी जाए। भाई एससी सिर्फ किरतपुर की सीट थोड़ी होनी है, एससी कोटा है, जितने % कोटा सरकार को देना उतनी सीटें उन्होंने पूरी कर दी। और जब हो गई तो अब ये थोड़ी कि एक स्पेशल किरतपुर की सीट एससी होगी, ऐसा नहीं हुआ करता है। जो चक्र अनुसार जो उन्होंने पहला चक्र मान लिया, पहले चक्र में जो भी सीट उनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से या चुनाव के हिसाब से जो भी सीट एससी होनी थी वो एससी हो गई, जो ओबीसी होनी ओबीसी हो गई, जो जनरल होनी जनरल हो गई। तो इसमें किसी के हित का या किसी के अधिकार का हनन कहाँ से हो गया। उन्होंने एक बात कही ना कि जो मैंने याचिका डाली थी जिसमें 15 दिन का टाइम था, वो याचिका तो कैंसिल हो गई थी, उस पर तो कोई सुनवाई नहीं हुई। जब इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद सब कुछ हो गया, उसके बाद मैंने दोबारा से ये जो है ना याचिका डाली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करा। अब झूठों का कोई इलाज है क्या? जिन्होंने झूठ बोलना अपना व्यापार और पेशा बना रखा हो, जो झूठ ही बोलते हो, उसका तो कोई इलाज है नहीं। ये तो पेपर बता देंगे, ऑन रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। इन्होंने जो आपत्ति लगाई थी पहले, वो चुनाव से पहले आपत्ति लगाई थी सरकार पे, क्योंकि सरकार ने 8 दिन का आपत्ति का टाइम देती है कि आपत्ति दो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो। तो आपत्ति तो हर सीट पर हर कैटेगरी के लोगों को होती है। कोई जर्नल हो गई तो बैकवर्ड वालों को परेशानी है, बैकवर्ड हो गई तो जर्नल वालों को परेशानी है, एससी हो गई तो जर्नल बैकवर्ड को परेशानी है। तो ये तो पूरे प्रदेश में रहेगी। अगर सरकार ये काम करती रहेगी तो सरकार तो सीट ही बदलती रहेगी, चुनाव तो होना ही नहीं है।
ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये रेट इनकी चुनाव से पहले पड़ी थी। उसके बाद में जब मैं चुनाव जीत गया, कुछ मेरे हमदर्दों ने, मेरे चाहने वालों ने प्लान करा किसी तरह मन्नान को डिस्टर्ब करो, तो वो पैरवी करके कुछ लोगों ने फाइनेंस करा, तो अपने मुंह से कहते हुए 13.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो आप भी और मैं भी और पूरा शहर जानता है, जिसका नाम हसन अली चौधरी है, क्या वो 13.5 लाख रुपए खर्च करने वाला आदमी है? 13.5 रुपये खर्च नहीं कर सकता है। और चलो मैं मान लेता, अगर भाई तुम सेशन कोर्ट में गए तो तुम वकील हो, तुमने अपना वकालतनामा लगा दियो। सुप्रीम कोर्ट के वकील बहुत महंगे हैं, बहुत सारे पैसे लगते हैं, वो किसी ना किसी ने फाइनेंस किए हैं। जिसने भी करा अल्लाह उसका भी भला करे। लेकिन ये सब कुछ निराधार है कि मैंने चुनाव से पहले डाली, चुनाव से पहले ही रेट पड़ी हुई थी इनकी। लेकिन अब संज्ञान सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें संज्ञान लिया है। अच्छा, जैसे इन्होंने ये वाली बात कही, कुछ लोगों का कहना यह है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि हक की लड़ाई जो इन्होंने बोली है, हक की लड़ाई ऐसा तो नहीं है कि इनका पर्सनली कोई लड़ाई हो, ऐसा कुछ। जैसे इनके जो चौधरी हैं, अरशद चौधरी जो है, उनका एक मामला हुआ था, झगड़ा हुआ था। एक बात ये, दूसरी बात ये कि इलेक्शन में ये हारे, इससे पहले कभी हारे नहीं थे। ऐसा कुछ तो नहीं है इनका हक की लड़ाई, वो तो नहीं है? मेरे ख्याल से 4 बार चुनाव हारे हुए हैं और हर बार चेयरमैनी का पर्चा साथ भरते हैं और उसमें ही बैठ जाते हैं हमेशा। कभी कोई चुनाव लड़ा हो तो मुझे बता दो, आपको याद हो तो। और जितनी बार मेमोरी लड़ी है तो 4 बार हारे होंगे कम से कम। अब पर्सनल लड़ाई की बात है, मेरा तो कोई माल नहीं बट रहा है उनसे, मेरा माल नहीं बट रहा है। पर्सनल लड़ने लायक तो मतलब ही नहीं, कोई मसला ही नहीं बनता। पर्सनल मुझसे लड़ेंगे, वो पर्सनल लड़ेंगे तो मुझसे वैसे लड़ लें। अगर उन्हें लड़ना है तो उसमें हक की लड़ाई कहाँ से आ गई? मैंने कौन सा हक मार लिया उनका? भाई जनरल सीट थी तो पर्चा तो अब भी भरा था चौधरी साहब ने, जो इनके मामू जान है जिनकी आप बात कर रहे हो, अरशद चौधरी की, तो पर्चा तो अब भी भरा था मुदस्सिर जमा खां के फेवर में। लेकिन उन्होंने समर्थन कर दिया कांग्रेस को, तो हमें तो कोई आपत्ति है नहीं इस बात से। जिसका जहाँ दिल मिल रहा लड़ा उससे जाके, तो पर्चा तो अब भी भरा था उन्होंने, तो उनका हक कहाँ से मारा गया? जब आदमी सारे लड्डू हाथ में रखने जाएगा तो सारे के सारे स्लिप हो जाते हैं, तो इसलिए मेमोरी भी हार गए। अच्छा, इनका इसमें जैसे अगर ये याचिका डाली है तो याचिका डालने में इनका क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? क्योंकि अगर मान देखा जाए कि जनता ने आपको लगभग 13,000 के करीब वोट दिया, तो इनको उसमें क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इनका फ़ायदा है कि कुछ ना कुछ तो हाथ लगी जाएगा इनके भी भाग दौड़ के। जो पैरवी करेंगे, जो भी पैरवी के लिए फाइनेंस कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो इनका भी लाला चाहिए। क्योंकि मैं ऑन कैमरा ये बातें कहूँगा, गलत बात है, किसी पे कीचड़ उछालना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं इंटेंशन आदमी की लालच होता ही है, तो अपने लालच की वजह से पड़े हुए हैं। जो मेरे मुखालिफ हैं वो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। कोशिश करो भाई, देश आज़ाद है, जिसकी जिस तरह से कर सकता है कोशिश कर ले, और अपने अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ के कोशिश कर भाई। अल्लाह मालिक है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अब भी लोगों ने बहुत कुछ कहा चुनाव में, चुनाव हार जाएंगे, ये हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, हम ये कर दें वो कर दें, लेकिन जो अल्लाह का फैसला आना था वो आ गया। मैं सामने बैठा हूँ आपके। और रही बात मुझे हटाने की, हिलाने की या वो करने की, तो पहली बात तो अल्लाह करने वाला, अगर अल्लाह ने लिखा होगा नसीब में तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जब मेरे नसीब में 3 बार चेयरमैन ने लिख दी, ये भी अपने आप में एक इतिहास है। और अगर हटने भी कोई, अल्लाह ना करे, 1% भी ऐसा हो कि मुझे हटना होगा, तो अल्लाह का फैसला हो भी मंजूर। अब दूसरी बात पा जाओ तो भैया, मैं इतना हल्का पुल्का थोड़ी हूँ कि मेरी कुर्सी को खिसका लेगा और मैं एकदम से दे दूंगा, ले कुर्सी ले और बैठ जा तू जाके, मुझे हटा देगा, इतना आसान बात तो है नहीं। अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। और पर्सनल मैटर है नहीं इसमें, सरकार भी इन्वॉल्व है। सरकार ने सीट बदली है तो चुनाव लड़ा। अच्छा, जैसे आप लोगों को ये जनता को ये जानना है कि इसमें चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब को भी नोटिस आया है या नहीं आया? इसमें किन किन लोगों को नोटिस आया? अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट में रिट डली है, तो रिट डलने के बाद चेयरमैन साहब का दखल इसमें है कहाँ? हमारा दखल इसमें सारा है। इसमें जो रेट पड़ी है सिर्फ और सिर्फ ये झूठ बोल रहे हैं अब, क्योंकि मुसलमानों में, पूरी कौम में, सारे लोगों, पूरे शहर में गंदे हो गए। लोग इन्हें थू कर रहे हैं इनके बारे में कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम जीतने वाले चेयरमैन के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हो, और तुम भाई एससी के लिए के मैं एससी के हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो एससी के हित की तो 100 लड़ाई है, 100 तरह की, कभी तो नहीं बोल रहे ज़िंदगी में। लेकिन चलो ठीक है, उन्हें इसमें हित लग रहा है, तो भाई एससी कास्ट का तो अंकित चौधरी लड़ चुके हैं, उसके पिताजी वो लड़े तो हैं, फिर क्या परेशानी नहीं रह गई? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। अब जिनके लिए ये लड़ रहे हैं, जो भी कोई एससी कास्ट का, अगर वो है पर्सनल अपने लिए चाह रहा होगा मेरे लिए सीट बदल जा, तो अल्लाह ना करे 1% होना ही नहीं पहली बात तो ऐसा, और अगर हो भी गया तो उन्हें पता जीतने का तो फिर भी नहीं है, कोई मसला ही नहीं बैठता। यही पब्लिक फिर उन्हें आईना दिखा देगी अल्लाह ने चाहा। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट सीधा इसलिए है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में एक नगर पालिका के खिलाफ टारगेट करके ये रिट डाली गई है। चाहोगे तो मैं तुम्हें रिट की कॉपी दे दूंगा, 200 पेज की रिट है पूरी। और वहाँ से जो नोटिस जारी हुआ है वो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा की सरकार को नोटिस है, दूसरा चुनाव आयोग को नोटिस है, तीसरा डीएम बिजनौर को नोटिस है, और चौथा जो है वो नगर पालिका परिषद किरतपुर को नोटिस है। तो जब नगर पालिका परिषद किरतपुर को टारगेट किया है तो नोटिस टारगेट करके तभी तो हम आए, जब इन्होंने अपने पेपर में मेंशन किया है कि इनको हम 4 आदमी को पार्टी बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया। तो इन्होंने हमें तो टारगेट सिंगल मुझे टारगेट करा ना, तो मैं तो पार्टी इसमें इसलिए बनूंगा, मैं पर्सनल एज ए चेयरमैन नहीं पार्टी बन सकता हूँ, लेकिन नगर पालिका किरतपुर तो बनी है, तो उसमें तो फिलहाल तो मैं ही चेयरमैन हूँ अल्लाह के शुक्र से। तो पैरवी तो ईओ करेगा,
या हम कराएंगे, तो पार्टी तो हम ही हो गए उसमें, क्योंकि सिर्फ सिंगल उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद किरतपुर के खिलाफ ये रिट पड़ी है। ये जो धोखेबाजी कर रहा है, बहाने बता रहा है कि मैंने तो राज्य सरकार के खिलाफ डाला और मैं तो पूरे प्रदेश के लिए कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। तुम रिट पढ़ लेना, पढ़े लिखे हो। एक सिर्फ नगर पालिका परिषद किरतपुर के लिए रिट डली है, उस पर सुनवाई होगी। 8 तारीख में थी, 8 तारीख में छुट्टी हो गई। इन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह मेरे कितने फेवर में है, कभी छुट्टी कर दी और अगली पे इंशाल्लाह रहमान इन्हें रिजल्ट भी मिल जाएगा अल्लाह ने चाहा तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट किरतपुर को किया गया है और किसी नगर पालिका को। अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है कि चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब, तो जनता के बीच में वाली बात है कि हसन चौधरी जी के मुंह से सुना गया है कि चेयरमैन अब्दुल मन्नान तो फेमस हो गए, अगर मैं फेमस हो रहा हूँ तो क्या बुरा है, अगर इस चीज़ से लेके मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं हर कोई चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो जनता ने सुना है चेयरमैन अब्दुल मन्नान तो अल्लाह का शुक्र है अपने कर्मों से फेमस है, अच्छे कर्मों से फेमस है। कोई अच्छा कर्म करके फेमस हो जाओ या मेरा नाम का सहारा लेके फेमस हो गए, चलो अल्लाह का शुक्र है। नाम इतना तो पता है कि मेरा नाम लेके फेमस भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे वाले फेमस नहीं होने के, खराब वाले फेमस होंगे। ये देख लेना तुम। यो शहर पूरा जो जनता है तो अपने अपने तरीके से, मतलब एक अल्फाज में कह लो गाली दे रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, जिसके जो मुँह पा रहा है उस तरह इनको नवाज रहा है उसी बात से, तो इस चीज़ में फेमस ही हो रहे हैं। इसमें ये वाली बात भी आई जैसे कि आप बिरादरी की आपने मीटिंग ली थी और बिरादरी की मीटिंग लेने के बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुझसे तो आके मिलते, मुझसे तो डायरेक्ट बात करते, बिरादरी को बीच में क्यों लिया? इसलिए लिया बीच में, मैं डायरेक्ट क्यों मिलता भाई उनसे? वो मुझसे भी तो पूछ सके थे कि मुझे तुमसे तकलीफ है मन्नान भाई है, तो हो सके मैं उनकी तकलीफ दूर करता। अगर उन्हें मुझसे कोई पर्सनल मसला है तो मुझसे बात करते। पहली बात तो मुझसे कोई मसला ही नहीं उनका, मेरे उनके अच्छे ताल्लुकात थे बहुत बढ़िया वाले, और चुनाव कोई किसी को लड़ा ले मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे, चुनाव लड़ाने वाले से। तो वो भी तो मुझसे पूछ सके थे कि भाई ये मुझसे रिट डलवा रहे चेयरमैन साहब, मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतनी अल्लाह ताला ने खुद भी अकल दी है। मेरी जीतने के बाद में खुद लोगों में तारीफ़ कर रहे हैं बैठ के कि मन्नान बहुत बढ़िया और मन्नान बहुत अच्छा, और रिट डालते ही तुरंत अपना आँख बदल दी रिट में, अगर संज्ञान ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और मैंने बिरादरी से इसलिए मीटिंग रखी है कि हलवाईयान और कमकारान और हलवी बिरादरी का जो चौराहा है, और हलवाई बिरादरी मेरे साथ जुड़ी हुई है शुरू से आज तक, तीनों चुनाव में कभी मेरा साथ उन लोगों ने छोड़ा नहीं। ये हलवाई बिरादरी से आते हैं। कल को कोई मसला होगा, कोई बात होने लगी, कोई बिगाड़ होने लगे, तो भाई कल को हलवाई बिरादरी मुझे कहेगी नहीं कि भाई तुमने हमें बताया नहीं, हमसे बताते कि इसने इतना नुकसान कर दिया। तो इसलिए मैंने उन्हें बता दिया कि भाई मेरे साथ में ये खेल खेल रहा है। दबाव वबाव मैं नहीं कहा मैंने किसी के भी, मैंने तो अपनों के बीच में अपनी बात रखी और मेरे अपने हैं, मैंने उनमें बात रख दी कि भाई देखो मैं आपसे बताना है ये मेरे साथ में ये काम कर रहा है दूसरों चक्कर में। अब आप जानो बिरादरी जाने या यो जाने क्या करेंगे बिरादरी वाले, या ये क्या करेंगे बिरादरी के साथ। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, मैंने अपनों को सचेत कर दिया, मैंने उन्हें बता दिया। मैंने उनके बीच में कह दिया तुम मुझसे कहो तो मैं अपने घर बैठ जाऊँगा तुम मुझसे कहो मैं अपना काम देखूँगा। साफ़ सुथरी बात है बिल्कुल। बिरादरी वालों ने मुझे आश्वासन दिया भाई हम तरीके से बात करके देख लेंगे, मानता है ठीक है, नहीं मानता मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम था सिर्फ उनके कान में निकालना है, बिरादरी वालों को बताना है, वो मैंने बता दिया। अच्छा, एक चीज़ थी, जब सबसे पहला इलेक्शन जो आपकी वाइफ ने लड़ा था तो उस टाइम में आपके साथ थे, ये सुनने में आया जैसे, तो ऐसा क्या रहा कि विरोधी बन गए? ऐसा पहले चुनाव में भी साथ थे, दूसरे चुनाव में भी मेरे साथ थे। शाम तक मेरा पर्चा भर का है, मुझे कह दिया चेयरमैन साहब घर चलो, अपना भी पर्चा भर के आ गए, अपने मामू का भी पर्चा भर के आ गए। फिर दोनों मेरे फेवर में बैठ गए, मेरे मंच पे आ गए दोनों आदमी, मामू भांजे। तो इनका तो कैटेगरी तुम्हें पता है किस तरीके से क्यों करा है इन्होंने, ये तो जानते हैं। मेरे को उनसे पर्सनल मैटर तो है नहीं। मैंने तो हमेशा अगर मुझसे जुड़े रहे तो बड़े भाई की तरह इज्जत करी है मैंने। उनके छोटे भाई से पूछ लो या इनसे पूछ लो, मैंने कभी इनके मान सम्मान में कोई गलत बात नहीं करी है, ना ही मेरी तरफ से ठेस पहुँची होगी। अब रही चुनाव की बात, तो चुनाव सीज़न में 5 साल में बहुत लोग मेरी तरफ आते हैं, बहुत लोग मेरी तरफ से उधर जाते हैं। कोई भी किसी के साथ जा सकता है, तो आज़ाद है भैया देश, कोई भी किसी के साथ लड़ा लो। लेकिन चुनाव लड़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी पर्सनल दुश्मनी रखने लगेगा। पर्सनल कोई मुझसे रखेगा, मैं ही पर्सनल दुश्मनी करूँगा, फिर उसका नतीजा ख़राब होना है, कोई फ़ायदा नहीं। दोनों आदमी को नुकसान होगा, मुझे भी होगा, उन्हें भी नुकसान होगा। भाई को मेरी ज़ात पर पर्सनल अटैक करेगा तो भाई हाथ पे हाथ तो रख के मैं भी नहीं बैठने का हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ अपना बचाव करूँगा ज़रूर। तो उसमें तो दोनों का ही नुकसान होना ना। तो चुनाव हो गया, बात खत्म हो गई, अगली तैयारी करो। अगली बार मौका लगेगा 5 साल बाद में, ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में, जिंदा रहो और रहेंगे सब रहेंगे, फिर लड़ो दोबारा चुनाव, फिर पब्लिक के बीच में आओ। मुदस्सिर जमा जो आपके विपक्ष में जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, उन्होंने एक बात कही कि स्टे आ सकता है। ये स्टे वाली बात क्या है? स्टे कैसे आ जाएगा? उन्होंने ये कहा कि स्टे आ जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है जैसे एसडीएम को जैसे अगर चेयरमैन साहब के कुछ भी खिलाफ थोड़ा बहुत मिलता है तो ये पावर जो है एसडीएम साहब के पास चली जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहिए? कैसे दे देंगे एसडीएम साहब को पावर सुप्रीम कोर्ट? भाई क्यों स्टे आ जाएगा? ये भी कोई राह चलता वो स्टे है क्या? किसी की ज़मीन पर 25,000 रुपये खर्चा करो, वकील अच्छा खड़ा करके स्टे ले लोगे?
ये राज्य सरकार का मामला है, चुनाव हो चुका है, मैं जीता हुआ चेयरमैन हूँ, पब्लिक का चुनाव हूँ, मेरे स्टे कैसे ले लेगा, कौन दे देगा स्टे? और भाई अगर इनके घर में सुप्रीम कोर्ट के 2-3 वकील हैं, भाई इनका कोई पर्सनल मामला कोई बात हुई किसी जैसा, भाई इन्हें बता दिया हो। बहरहाल ऐसा होना तो पॉसिबल है नहीं बिल्कुल भी कि स्टे हो जाएगा। स्टे क्यों हो जाएगा? मैं कोई हाथ पाथ रख के बैठा हूँ कि कोई भी स्टे करा लेगा मेरी चेयरमैनी पे और रुकवा के बैठ जाओ, मैं स्टे करके बैठ जाऊँगा। अब तुम खुद सोच लो कि लोगों को कितने फेवर के लोग हैं कि स्टे कराना चाह रहे हैं कि जिससे जो नगर पालिका में थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है वो भी रोक दो। वैसे तो डिस्टर्ब रखते ही हैं, लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए, मुदस्सिर जमा खां हो या कोई से भी हो, शहर का कोई भी हो, भाई मैं प्यार से अपना काम कर रहा हूँ, प्यार से तुम काम करो। मैं ऐसा नहीं हो कि मुझे कोई भी ब्रेक लगा देगा। अब चुनाव नहीं चल रहा है, चुनाव खत्म हो गया, तुम अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना, फिर दोबारा सेवा तुम भी करो, मैं भी करूँगा। भैया अगली बार फिर सारे चुनाव लड़ो प्यार मोहब्बत से। और रही स्टे विस्टे की बात, तो भैया स्टे का तो अल्लाह मालिक है, देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट इन्हीं की किसी के नाम थोड़ी लिखी है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई छोटा मोटा दफ्तर नहीं है। वहाँ जाकर आदमी अपनी बात रख लेगा, एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है, सुनवाई होगी वहाँ पे। 2 वकील खड़े करके आए हैं अपने में वहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है, अपने हित की लड़ाई में बहुत अच्छी तरह लड़ना जानता हूँ और सबको पता है जब मैं लड़ता हूँ तो किस तरीके से लड़ता हूँ, सब जानते हैं। अल्लाह चाहे शहर की जनता से कहना चाहूँगा मेरे लिए दुआ करें और किसी के चक्कर में ना आवे, जो होगा अल्लाह मालिक देख लेंगे। जब स्टे भी होगा जब भी देख लेंगे, कोई चीज़ सता नहीं रहती है, सब टिकने वाली है, सब उड़ जाएंगी, स्टे भी टूट जाएगा, स्टे होगा ही नहीं पहली बात तो। और कोई तरीका हो तो हमें बता देंगे भाई कौन सा। अब यह है कि जिसकी जो सोच है वो मुदस्सिर की सोच में होगी, स्टे हो जाएगा तो वो सोचता रहो, उसका तो कोई इलाज है नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आएगा या जो भी कोई ऑर्डर आएगा पता चल जाएगी। अगर अल्लाह ने स्टे लगाना होगा मेरे नसीब में तो स्टे लग जाएगा, वरना तो कोई स्टे लगाने वाला तो है नहीं पैदा भाई। अब आप बताइएगा कि जनता इसका फैसला करेगी कि क्या सही क्या गलत। लास्ट मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ अब आपसे, जी मैं सबसे कहना चाहता हूँ अपने शहर की जनता से, क्या आप सबको देखना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भाई हित की लड़ाई लड़ने का इतना शौक है तो तुमने कभी एमपी की सीट पे तो ऑब्जेक्शन लगाया नहीं है, तुमने कभी एमएलए की सीट पे तो ऑब्जेक्शन लगाया नहीं। 40-40 साल हो गए ऐसी सीट हुए हुए, ना कोई हिंदू जर्नल लड़ सकता है, ना मुसलमान जर्नल लड़ सकता है, ना जर्नल बैकवर्ड हिंदू लड़ सकता है, ना बैकवर्ड मुसलमान लड़ सकता है। तो अगर हम कहना चाहें इस बात को, एससी हमारे भाई हैं, हरिजन समाज हमारा भाई है, हम उनकी सबकी इज्जत करते हैं। हमारे विधायक जी एससी कास्ट के हैं, जान माल से हम चुनाव लड़ाते हैं। हमने गिरीश भाई एससी हैं, हमने जान माल से चुनाव लड़ाया उनको, क्योंकि उनके लिए रिजर्व है सीट, हम उनके साथ में तन मन धन से हैं और हर तरीके से साथ है, जान से, माल से, खून से, हर चीज़ से साथ उनके, और हमेशा रहेंगे जब तक सीट रिजर्व है हम उनके साथ है। और सीट हट भी जाएगी तो भी हमारे पारिवारिक रिश्ते, हम वो भी निभाएंगे। तो हित की बात तो ये है। अब आओ दूसरी बात पे, तो इन्हें तकलीफ कभी ये नहीं हो कि अगर कहने की बात है कि 40-40 साल सीटें रिजर्व हो गई और किसी का दिल नहीं करता होगा यहाँ से एमपी एमएलए लड़ने के लिए, तो उस पर तो नहीं लगा ऑब्जेक्शन। ब्लॉक प्रमुख की सीट एससी हो गई, उस पर तो नहीं लगा ऑब्जेक्शन कि कोई मुसलमान लड़ ले। लेकिन बात यह है कि इन्हें जिससे भी लकड़ी करनी है वो अपने के ही साथ करनी है। दूसरा आदमी का खतरा है, दूसरा होगा तो डंडा डाल देगा, अपना है कुछ ना कुछ तो कोई मसला होने का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हित की लड़ाई लड़नी है तो सबके बारे में सोचना चाहिए। जो कोई हित की लड़ाई नहीं है, ये तो अपनी पर्सनल जेब की लड़ाई है। अपनी जो मिल रहा है अपनी जेब में रखो और काम कर लो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गलतफहमी में कोई ना रहे, इतना मामला नहीं है। और पब्लिक से अपने कहूँगा कि सब दुआएं करें, अल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक करे, डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। आजमाइश है, बड़ी बड़ी आजमाइशें मैंने दी हैं, इंशाल्लाह ये भी आजमाइश देंगे। जब रिज़ल्ट आया सबको पता चल जाएगा, समझे नहीं। मैं वो वाला चेयरमैन नहीं हूँ कि साहब तुम उठाओगे और कहीं को उड़ा दोगे, कर दोगे, मुझे हटा दोगे, ऐसा नहीं है। मांगने से तो पूरी दुनिया दे दूंगा, अपना गुर्दा दिल निकाल के दे दूंगा अपनी मर्ज़ी से। और छीनने को तो मुझसे सुई की नोक भी कोई नहीं ले सकता है। अगर कोई बनता हो अपने को तो छीन के दिखा दे कोई भी चीज़ मुझसे। तो सीधी सीधी बात है, प्यार से अपना मुझे भी काम करने दो, अपना अपना काम करो और भैया खुश रहो, मौज लो। अगली बार अल्लाह मौका देगा फिर सब लड़ो चुनाव, ज़िंदगी रहेगी मैं भी लड़ूंगा। और भैया अल्लाह खुशी से फिर जिसके मुकद्दर में ताज होगा वो जीत लेगा। रही काम की, विकास की, इसकी उसकी 100 मुद्दे हैं। जब काम चलेगा वो भी सबको लोगों को पता चलेगा। सबको पता है कि मैंने विकास करा नहीं करा है, मैंने काम कराया नहीं करा है। बिना काम के तो मैं 3 बार जीत नहीं गया हूँ, है नहीं। छोटा मोटा काम तो लोगों का करता ही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बड़े की तो बात नहीं कर रहा कि मैंने बहुत बड़े काम करे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, पब्लिक से जुड़ा रहता हूँ, गरीबों की आस उम्मीद हूँ, गरीबों की उम्मीद है मुझसे। तो अल्लाह ने रिजल्ट दिया मेरे फेवर में। और अच्छा, ये जैसे अब विकास की वाली बात आ रही, तो जैसे पार्क और ये इस वाला मामला था बैंक्वेट हॉल वाला, तो इस पे क्या चल रहा है अभी? ऐसा है, हमने बैंक्वेट हॉल कराए बोर्ड में पास, लेकिन हमने पटवारी जी को लेटर लिखा, पहले भी लिख रखे हैं मैंने लेटर। लेकिन हमने एक ज़मीन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में दे दी थी, जो हमारे पास सेंट पीटर्स के सामने थी। उसके बाद वो हमने विधायक जी को पार्क के लिए भी दे दी थी लिख के, तो उसमें पार्क भी सैंक्शन नहीं हुआ और वो प्रधानमंत्री आवास योजना भी नहीं सैंक्शन हुई है। अब हमारा उसमें लग रहे हैं हम कि इसमें हम किसी भी तरीके करके उसमें बैंक्वेट हॉल बना दें। 5.5 बीघे ज़मीन है, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी बना देंगे।
अल्लाह ने चाहा। और पार्क की बात है, पार्क के लिए भी जगह मिलेगी, पार्क भी बनाएंगे। नहीं तो घूमने के लिए ठीक ठाक जगह हमने मोतीचूर पे बना रहे हैं, तालाब बन रहे हैं पक्के, बोट वोट छुड़वा देंगे, लाइटिंग पाइटिंग करा देंगे, और बहुत चीज़ें जो करने का काम है सब करेंगे इंशाल्लाह। किसी का कहने से काम नहीं होने का। लोग ये चाह रहे हैं कि मुझे उकसा रहे हैं कि हम किसी काम को कहें, अगर हो गया तो हमारे कहने से हुआ, और नहीं तो ये कर रहे ना चिड़चिड़ाहट में काम। ये सियासतें मैंने बहुत देखी, बड़े बड़े सियासती देख लिए, अल्लाह का शुक्र है, बहुत देखे मैंने। अपने अपने काम से काम रखो, जो काम होने का है इंशाल्लाह रहमान वो होगा। हक की बात सबकी कहो, सब कहो, खुशी से कहो, लेकिन तमीज़ के दायरे में कहनी चाहिए आदमी को। अपनी बात रखो, दूसरों की भी रखो, बिल्कुल सबका अधिकार है। आम आदमी में हर, जब चेयरमैन मैं बनूँ या कोई भी और भी हो, वो अपने दोस्त दुश्मन सबका चेयरमैन है, उसे सभी का काम करना है। तो मेरा नेचर ये, मुझे सबका काम करना है। मुझसे किसी का भी काम पड़ेगा इंशाल्लाह रहमान, छोटा हो या बड़ा हो, मैं जिस लायक को साथ खड़ा रहता हूँ और खड़ा भी रहूँगा। और मुझसे इंशाल्लाह किसी को शिकायत भी नहीं मिलने की कि मैं किसी के साथ में भेदभाव करूँ, जी मैं तो ये मेरे खिलाफ था, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका काम होगा इंशाल्लाह करूँगा। और हक की बात तमीज़ के दायरे में करे आदमी। बदतमीजी का कोई इलाज नहीं। बदतमीजी होगी तो बदतमीजी तो इधर से भी होनी शुरू हो जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं होने का है। क्योंकि अब इलेक्शन नहीं है कि मैं दबाव में रहूँगा कि साहब चुनाव में झगड़ा नहीं होने का, चुनाव में कुछ नहीं होने का। अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो बदतमीजी तो भाई बदतमीजी हो फिर तो। और रही बात हक की बात, तो कानूनी लड़ाई भैया कोई भी लड़ रहा, लड़ो जाओ खूब, मैं भी लड़ रहा हूँ, तुम भी लड़ो, कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको जो करना हो। अच्छा, डस्टबिन वाला जो जिक्र आया था उसमें ये छोटा, कुछ कह रहे हैं कि छोटा मुद्दा है, कुछ कह रहे हैं बड़ा मुद्दा है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं मुद्दा है, मुद्दे को जिसको मुद्दा लग रहा हो उसे लग रहा होगा। नगर पालिका एक सिस्टम है, अब बोलने को बोल तो रहे लोग, पता तो है नहीं कुछ भी, पता करें ना पहले, जब उसके बाद में बात करें ना। डस्टबिन 10,000 डस्टबिन पिछली वाली चेयरमैनी में लास्ट टाइम में मिले मेरे, कितने? 10,000 पिछली चेयरमैनी। इन्हें तो ये नहीं पता कि ये डस्टबिन आए अब आए या पिछली चेयरमैनी में आए। और 50 डस्टबिन हमें स्टील वाले मिले थे, वो हम उसका जब तुरंत ही जब टाइम हो गया तो हम उसे बांट नहीं पाए, इसी वजह से कि लोगों में शोर मच जाएगा। क्योंकि जनगणना के हिसाब से, घरों के हिसाब से ये डस्टबिन आए हुए हैं। तो हमारी जनगणना 2011 की गिनती के हिसाब से उन्होंने घर गिन लिया कि भाई 5,000 घर होंगे किरतपुर में, तो 2-2 डस्टबिन घर घर भिजवा दो। तो 5,000 तो घर है नहीं, तुम्हें पता है शहर में। अब तो माशाल्लाह शहर बहुत बड़ा हो गया हमारा, अब तो 10,000 के या 20, 25, 30,000 भी कम पड़ेंगे। तो हमने फिर उसको वो रोक दिया। लेकिन अब जैसे चुनाव जीते तो एसडीएम साहब के चार्ज में आ गई थी। एसडीएम साहब ने कहा भाई डस्टबिन बंटवा दो। तो हमने कहा चलो भाई ऐसा कर लो, 300 हमने सारे सभासदों को दे दिए। और भाई एक भी दरवाज़ा फ़िलहाल 1-1-2, और दोबारा फिर और ख़रीदेंगे और फिर और भेज देंगे। तो अब जितने 300 हमने लोगों को दिए, हमें पता है कि इसमें शोर तो मचना ही था क्योंकि कम है, 300 में काम चलता नहीं। और हमारे लोग भी ऐसा होते हैं, मतलब एक घर में 3 बहुएँ हैं तो तीनों चाहती हैं कि मुझे भी डस्टबिन अलग मिलना चाहिए। बात भी उनकी ठीक है क्योंकि वो सबको वोट सपोर्ट कर रहे हैं, परिवार है तो उसी हिसाब से मिलना चाहिए। अब किसी परिवार में 3 थे तो वहाँ 3 मिल गए, किसी को 1 ही मिला, उनकी आपत्ति है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कंट्रोल हुआ। और दूसरी बात, दोबारा फिर बोर्ड की मीटिंग होगी, फिर पास करेंगे, फिर मंगा लेंगे, फिर बंटवा देंगे। इसमें भी कोई खाने की चीज़ है कोई है। अच्छा, ये सोलर जो लाइटें हैं वो कब तक सब जगह लग, क्योंकि जैसे अगर अहमद खील की बात करें, जैसे लाइट जाती है वहाँ तो पूरा अंधेरा हो जाता है चौराहे पे। लाइट तो देखो जहाँ भी भागेगी अंधेरा हो जाता है। सोलर लाइटें सारी पुरानी जो जल रही हैं, जो रिपेयरिंग का काम है। अब करना काम तो जब शुरू करूँगा जब फुर्सत देंगे। अब पहली बोर्ड की मीटिंग हुई है, पहली बोर्ड की मीटिंग में सिस्टम ये होता है कि पहली बोर्ड की मीटिंग में आप अपने प्रस्ताव रखते हो। हमारे सभासद नया बोर्ड आ गया, अब नए बोर्ड के तरीके से नगर पालिका चलेगी। उन्होंने अपने अपने प्रस्ताव सबसे मांग लिए, हमने सबने अपने प्रस्ताव हमें दे दिए। वो एप्लीकेशन दी उन लोगों ने। एप्लीकेशन लेने के बाद में सिस्टम ये है नगर पालिका का, इस मीटिंग में हमने एप्लीकेशन ले ली। अब हम एस्टीमेट तैयार करेंगे उन चीज़ों के, और अगली बोर्ड की मीटिंग में वो सारे एस्टीमेट प्रस्तावित करेंगे, वो पास करे जाएंगे। दूसरी मीटिंग में वो एस्टीमेट सारे पास हो जाएंगे। उसके बाद हम लिख के शासन को भेज देंगे, डीएम साहब से परमिशन लेने के लिए भेज देंगे, कार्य योजना मंजूर कराने के लिए। और वो कार्य योजना मंजूर होती है, हम तुरंत अपना टेंडर की प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे। टेंडर कम से कम बहुत शॉर्ट डेट भी अगर डालेंगे तो हफ्ता 10 दिन से कम का कंप्यूटर भी नहीं पकड़ता टेंडर। तो हफ्ता 10 दिन उसमें लग के फिर अपना काम जो भी होंगे वो शुरू हो जाएंगे। उसी तरीके से काम होता है। अभी पहली मीटिंग हो गई, दूसरे हमारे एस्टीमेट बन रहे हैं, सब हमने काम पे लगा रखा है। सभासदों ने अपने अपने एस्टीमेट दिए, एस्टीमेट बनेंगे। महीना 20 दिन में या 1.5 महीने में मीटिंग होगी अगली वाली, उसमें प्रस्तावित करा के सब मंजूरी करा के इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा हमारा। बिल्कुल कोई बात ही नहीं है, अपना तरीके चलेंगे। और रही बात डस्टबिन की, तो डस्टबिन जो है ना, ये पोर्टल पे बिक रही सब चीज़ें। सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है सेल परचेज़ के लिए, पोर्टल से ही चीज़ खरीदी जाएगी। और जब पोर्टल पे कोई भी चीज़ डलती है तो उस पर टेंडर 100-100, 200 बाइंडर आते हैं। कोई भी टेंडर डाल सकता है, कोई भी खरीद सकता है। तो इसमें कोई धांधलीबाजी कहाँ से कर लेगा, कोई भी नहीं हो सकती। और साथ में चेयरमैन के साथ एग्जीक्यूटिंग अफसर ईओ भी होता है, पूरा स्टाफ होता है। हर फाइल पे, हर पेपर पे ईओ के साइन होते हैं, चेयरमैन के होते हैं, एसडीएम साहब के होते हैं, एडीएम साहब के सामने फाइल जाती है, डीएम साहब के सामने फाइल जाती है। पूरा प्रोसेस होता है। ये नहीं होता कि चेयरमैन अपनी मर्जी उठाकर रात को कोई भी चीज़ खरीद लेगा चुपके से और अपना कर देगा काम, ऐसे नहीं होता। प्रोसीडिंग की तरीके से होती है। सारी फाइलों पे सबके साइन होते हैं। अब कोई चीज़ कम पड़ेगी उसे और ख़रीद लेंगे।
मतलब ये अब जो है दोबारा से डस्टबिन आएंगे और जैसे दो देने वाली बात आएगी वह 2 ही दिए इस जाएंगे। हिसाब से बांट देंगे, फिर दोबारा फिर लेंगे, बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें 10-15 हज़ार फिर पास करा के फिर मंगा लेंगे। जहाँ चले गए ठीक है, जहाँ नहीं गए फिर दे देंगे, जिसमें एक गया वहाँ दूसरा और दे देंगे। उसमें क्या लास्ट कूलर जैसे जो डीप फ्रीज की वाली बात आ रही थी, लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा मुद्दा बनाया कि डीप फ्रीज सारे ख़राब है, तो इसमें क्या है लास्ट? मुद्दा बनाने वाले अल्लाह को प्यारा हो गए बेचारे, वो जिन्होंने बनाया था और उन्होंने ही सारी गड़बड़ कर रखी थी। खैर मैं अब नहीं कहता बेचारे को अल्लाह जन्नत नसीब करे, ठीक है। अब तो सब कमी जो है हो गई, लेकिन अब नए तरीके से जो रिपेयर होने वाले हैं फ्रीजर, वो रिपेयर मैंने सारे करा दिए। जो बिल्कुल टोटल डेड हो गए हैं, वो डेड पड़े हैं, वो सारे चेंज करूँगा। सब सभासदों ने अपने अपनी रिक्वायरमेंट लिख के दी है। अब जैसे होगा, अब ये सरकार का पूरा खजाना तो है नहीं नगर पालिका के पास में कि जादू की छड़ी घुमाओ और सब चीज़ें खरीद लो। एक सिस्टम होता है, 2-4-10 लाख रुपए आएंगे, उस हिसाब से दूसरी चीज़ कर लेंगे, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ और ले लेंगे, कुछ और बना देंगे। इस तरीके से काम करेंगे। ये घर वाला जो मामला है, जो प्रधानमंत्री आवास वाला जो मामला है, इसमें बहुत सारे लोग बाहर के घुसे हुए हैं जो गरीब लोगों से पैसे लेते हैं और वो गायब हो जाते हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या करा कि पैसे लिए और वो जितने भी फॉर्म भरवाए गए थे वो सारे फॉर्म कैंसिल हो गए। और वो बेचारे लोग अभी भी किरतपुर के वो परेशान हैं कि हमारे घर के लिए क्या चल रहा है। वो भैया जो पुराने वाले मकान का मैटर था, पहले डूडा के हाथ में था, डूडा के लोगों ने सब धांधली करी है। अभी जो डीएम साहब हमारे ट्रांसफ़र हुए हैं, उन्होंने उसमें संज्ञान लेकर लोगों के खिलाफ एफआईआर भी कराई है। उन लोगों के जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जिन्होंने पैसे लिए, लोगों से रिश्वतें ली हैं। आप जो है आखिरी लिस्ट सारी नगर पालिकाओं से, ग्राम पंचायतों से सबसे मांग ली कि तुम सर्वे करा के और डूडा वाले साथ मिलकर सर्वे करा के जो कच्चे मकान हैं उनका सबका फॉर्म भर के आखिरी लिस्ट तैयार कर लो। सब तैयारी चल रही है और लोग कर रहे हैं अपना, जिसको फॉर्म भर रहे हैं सबकी लिस्ट बनाने के बाद में जैसे ही डीएम साहब या सरकार मांगेगी हमसे, वो सारे के सारे हम भेज देंगे। सरकार पे चले जाएं, जैसे सरकार पे बजट होगा वो व्यवस्था सरकार की है, उस हिसाब से सबके पैसे आ जाएंगे, बन जाएंगे सबके मकान। अब किसी को कोई पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। कोई मांगता है मुझसे कांटेक्ट कर लो, डीएम साहब से मिल लो, जिसको जो भी अच्छा लगे एसडीएम साहब से कह दो, फ़ौरन शिकायत कर दो, कोई पैसे नहीं मांगने का। अब तो जहाँ तक मुझे लगता है शिकायतें लोगों की दूर हो गए होंगे, क्योंकि सवाल सारे जो जनता के थे वो मैंने पूछ लिए और चेयरमैन साहब ने बखूबी उनका जवाब भी दे दिया। उसके बाद भी क्योंकि हर किसी को हर कोई खुश नहीं रख सकता, जनता में 100% हर कोई खुश हो जाए वो तय नहीं है। मगर हाँ ये है कि जिनको भी समझ में आ रही होगी, समझ बिल्कुल गए होंगे कि हाँ जो बातें हैं वो क्लियर है। तो मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।